Hello everyone, welcome back to my channel. So we are preparing for UGC NET JRF. सो पेपर 1 की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर रखी है. टीचिंग एप्टीट्यूड को हम डिस्कस कर रहे हैं. सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. सो जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं, आप प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है पेपर 1 की, वहाँ जाके पेपर 1 की वीडियोस देख सकते हैं. एंड पेपर 2 मैनेजमेंट का कोड नंबर 17 का भी सारा सिलेबस हमने कवर कर रखा है. अगर आपको वीडियोस देखनी है तो यूनिट वाइज वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. सो टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? टीचिंग प्रिंसिपल्स पता होने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना ज़रूरी है कि टीचिंग क्या होता है, जो मैं अपनी हर वीडियो में रिपीट करती हूँ बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. टीचिंग एप्टीट्यूड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. सो टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग एक इंटरेक्शनल प्रोसेस है, एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, एक हाईली मैच्योर्ड पर्सनैलिटी और ए लेस मैच्योर्ड पर्सनैलिटी के बीच में. यानी कि एक हाईली मैच्योर्ड पर्सनैलिटी है और एक लेस मैच्योर्ड पर्सनैलिटी है. इन दोनों के बीच में एक क्या है? ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है. ट्रांजैक्शनल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कुछ एक्सचेंज करना, कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? थॉट्स एंड ये सब एक्सचेंज होती है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज एक्सचेंज होती है. जो हाईली मैच्योर्ड पर्सन है वो क्या करता है? इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज को सप्लाई करता है टू द लेस मैच्योर्ड पर्सन. और ये किस चीज़ के लिए किया जाता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंड्यूस लर्निंग, कि हमारा जो लेस मैच्योर्ड पर्सन है उसको लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए टीचिंग की जाती है. सो टीचिंग क्या है? एक ट्रांजैक्शनल इंटरेक्शनल प्रोसेस जो एक हाईली मैच्योर्ड पर्सन से लेस मैच्योर्ड पर्सन के लिए की जाती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंड्यूस लर्निंग. टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अगर आपको टीचिंग का मतलब क्लियर हुआ तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे जर्नल रूल्स जो उसके अंदर फॉलो किए जाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर थिंग्स को इफेक्टिवली किया जा सके. तो टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या हुए? कुछ ऐसे रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं, वो आपके क्या है? प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होगी. कि जो हमारा हाईली मैच्योर्ड पर्सन है और जो लेस मैच्योर्ड पर्सन है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होने वाला है, उस इंटरेक्शन के टाइम इन प्रिंसिपल्स को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, सो दैट हम इफेक्टिवली क्या कर सकें? डिलीवर कर सकें, इफेक्टिवली नॉलेज को शेयर कर सकें. Effective teaching involve acquiring relevant knowledge about students and using that knowledge to inform our courses design and classroom teaching. कि ये हमारा क्या है? जैसे कि एक प्रिंसिपल ही है कि अगर आप इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हो, अच्छी टीचिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. और वो प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? कि पहले कुछ प्रिंसिपल्स क्या हैं कि टीचर को ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कैसे हैं. जब तक वो स्टूडेंट के नेचर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट किस तरीके से लर्न कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को पीपीटी से समझ आता है, बट कुछ स्टूडेंट्स को बोर्ड पे समझाए तो ज़्यादा अच्छा समझ आता है. कुछ स्टूडेंट्स वीडियोज़ को ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं. तो एक इफेक्टिव टीचिंग कब हो सकती है? जब हम ये समझें कि स्टूडेंट को नॉलेज किस तरीके से मिलती है, वो रेलिवेंट नॉलेज को कैसे एक्वायर कर सकता है, उसी के वे से टीचिंग करें. तो ये हमारा क्या हुआ? टीचिंग प्रिंसिपल. सो टीचिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको ये डिटरमाइन करते हैं, जो आपको फॉलो करने चाहिए सो दैट आप क्या कर सको? इफेक्टिव टीचिंग कर सको, अच्छी टीचिंग कर सको. इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है. सो इफेक्टिव टीचिंग क्या है? कि हम एक बेस्ट लेवल की टीचिंग करें जिसके अंदर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपनी नॉलेज का, और उसे क्या कर सके? स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके, लर्नर को प्रोवाइड कर सके. और टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या है? उसी इफेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना है, वो हमारे होती है टीचिंग प्रिंसिपल्स. नाउ प्रिंसिपल्स दो तरीके के होते हैं, जर्नल प्रिंसिपल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल. तो फर्स्ट इज जर्नल प्रिंसिपल. तो जर्नल नेम में सजेस्ट करे जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे क्या हैं? जर्नल प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं. These are emerged from journal experiences and research in the field of education and pedagogy. यानी कि जो एजुकेशन की फील्ड है, टीचिंग की फील्ड है, पेडागोजी जो टर्म है वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे. सो आपको अभी सिर्फ इतना समझ लेना है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है. जैसे पेडागोजी में आपको वैसे मीनिंग बता देती हूँ कि पेडागोजी क्या होता है. जैसे हम टीच कर रहे हैं तो हमारी क्या होती है इस तरीके से पेडागोजी कि आप मैन को किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हो, मैन को किस तरीके से टीच करते हो. इसी तरीके से एक हमारी होती है कि एक चाइल्ड को आप किस तरीके से टीच करते हो. तो पेडागोजी क्या है? कि आप एक मैन को, एक पर्टिकुलर एक एडल्ट पर्सन को किस तरीके से टीच कर रहे हो, वो पेडागोजी के अंदर आता है. सो फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि जर्नल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. जर्नल प्रिंसिपल जो हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू या हमने कोई रिसर्च की है एजुकेशन के ऊपर, उससे हमें पता चला है कि ये चीज़ें हमें क्लास में फॉलो करनी चाहिए सो दैट हम इफेक्टिवली टीच कर पाएंगे.
कि एक टीचर है, फॉर एग्जांपल आपकी नई नई अपॉइंटमेंट हुई है और आपको अपॉइंट किया गया एज अ टीचर इन अ स्कूल, तो आपको पहले से टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट डे आप अपने दिमाग में कुछ सोच के जाते हो कि भाई मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी, आपका अपना वे होता है, आपका अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। बट जब आप स्टूडेंट्स को देखते हो तो आपको ये फील होता है कि उन्हें इस तरीके से समझ नहीं आ रहा। तो वो कैसे हो रहा है? आपके एक्सपीरियंस से, कि आपने 2-4 दिन पढ़ाया, 1 महीने पढ़ाया, उससे आपको ये पता चल गया, आपके एक्सपीरियंस से आपको ये नॉलेज हुई कि स्टूडेंट एक्चुअल में किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, कितने टाइम इंटरवल वो पढ़ना चाहते हैं। कि अगर आपका लेक्चर 50 मिनट का है तो क्या आप कॉन्टिन्यूसली 50 मिनट बोलते रहोगे तो क्या स्टूडेंट्स अटेंटिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, या हमें बीच में ब्रेक देना चाहिए। ये चीज़ें आपने कैसे सीखी हैं? अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। तो जर्नल प्रिंसिपल्स क्या हैं? कुछ ऐसे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो एक टीचर को अपनाने चाहिए, एक टीचर को अडॉप्ट करने चाहिए, सो दैट वो इफेक्टिव टीचिंग कर सके। और वो कहाँ से डिराइव हुए हैं? उसके एक्सपीरियंस से या फिर रिसर्च से, कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रखा है कि हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली नहीं पढ़ाना चाहिए, बीच में ब्रेक देना चाहिए, कुछ ऑडियो विजुअल मेजर्स का यूज़ करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अटेंटिव रहें, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा क्यों हो? सो दैट आप उनकी अटेंशन को, इंटरेस्ट को गेन कर सको। तो वैसे जर्नल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, कि जब भी आप पढ़ाने जाते हो, जब भी आप सोचते हो कि आपको लेक्चर लेना है, टीचिंग करनी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको प्लान करना चाहिए। हमेशा प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे जर्नल प्रिंसिपल के अंदर आता है कि प्लानिंग करना काफ़ी बेसिक है, कि आज जो आप टॉपिक बढ़ाने वाले हो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे क्या पर्पज़ है, कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हो। उसको कैसे पढ़ाओगे? पीपीटी की हेल्प से पढ़ाओगे या फिर आप वर्ड की फॉर्म में पढ़ाओगे, आप बुक से पढ़ाओगे, बोर्ड पे पढ़ाओगे, आप कोई वीडियो शो करना चाहते हो, तो वो आपकी क्या है? इसके रिगार्डिंग प्लान करना, कितना लंबा आपका लेक्चर रहेगा, कितना लंबा आपका सेशन रहेगा, फीडबैक होगा या नहीं, क्वेश्चन आंसरिंग होगी या नहीं, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग प्लान करना भी हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? कि जैसे मैंने बोला कि जैसा हम सोचते हैं स्टूडेंट्स का मानना वैसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसा आपने सोचा है स्टूडेंट्स भी उसी तरीके से समझने के लिए रेडी होंगे। आपको लगता है कि आपको पीपीटी से बहुत अच्छा समझ आता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आपको अगर पीपीटी से समझ आ रहा है तो स्टूडेंट्स को भी पीपीटी से समझ आएगा। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी क्या कहता है? कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल रहना, रिजिडिटी होनी नहीं चाहिए। कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपको 4 यूनिट पढ़ानी होती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करो तो हर सब्जेक्ट में आपकी 4-4 यूनिट होती हैं। सो अगर आपके पास 4 यूनिट की आपने क्या की? पीपीटी बनाई कि आप पीपीटी से सभी को पढ़ाने वाले हो। अब जब आपने फर्स्ट डे पढ़ाया तो आपको पता चला कि स्टूडेंट्स पीपीटी से नहीं समझ रहे, उन्हें लग रहा है कि भाई मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, आपको बोर्ड पर समझाना चाहिए, प्रैक्टिकली कराना चाहिए, पीपीटी से नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजिड रहोगे कि नहीं भाई मैंने 4 यूनिट की पीपीटी बना ली है तो मैं पीपीटी से ही समझाऊंगी। आपको क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि आप चेंज कर सको। जैसे स्टूडेंट है उनके बेस पे आप चेंज करो, तभी आप क्या कर सकते हो? इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हो। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कि जो भी आपकी टीचिंग है उसका एक डेफिनेट गोल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक्यूरेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सो दैट आप उसी को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा गोल है कि हम नेट यूजीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी को फुलफिल करने के लिए हम डेली क्लासेस लेते हैं। सो वो हमारा क्या एक डेफिनेट गोल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट प्रिंसिपल्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि आप यहाँ एक्सपीरियंसेस आएंगे, इसका मतलब क्या है? कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज करो। अब आप नया कुछ टीच कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आप पहले किसी कॉलेज में पढ़ाते थे, अब आप एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले हो। तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले आपने अगर किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया है तो आप उसे भूल जाओ, नहीं। प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हो तो जिस कॉलेज में जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उसको यूटिलाइज करो और उसके वे से अंडरस्टैंड करो और उसी के वे पे आगे प्लान करो कि आगे आपको किस तरीके से काम करना है। जैसे कॉलेज में आपने पहले पढ़ाया है वहाँ भी बच्चे ही पढ़ते थे, अब अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे थे, किस तरीके से मैं उनके साथ डील करती थी, क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते थे, उसके बेस पे आप फ्यूचर को प्लान कर सकते हो। देन प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस या फिर आप क्या बोल सकते हो? स्टूडेंट सेंटर्ड। इसका मतलब क्या है? कि टीचर को अपने से ज़्यादा स्टूडेंट पे फोकस करना चाहिए। ये भी हमारा प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि हमें समझाना स्टूडेंट्स को है। आपका समझाने का तरीका स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, उन्हें किस तरीके का कंटेंट चाहिए है, उनका कौन से टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके वे पे आपको क्या करनी चाहिए? टीचिंग करनी चाहिए, उनके इन्वॉल्वमेंट को एनहांस करना चाहिए।
प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसके बीच में, अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम तो होते नहीं। अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 के 50 स्टूडेंट्स की क्या होंगी, वैल्यूज़ अलग होंगी, उनके मोरल अलग होंगे, उनका ओपिनियन अलग होगा, परसेप्शन अलग होगा। सबको किसी का फेवरेट सब्जेक्ट कुछ और होगा, किसी का फेवरेट टॉपिक कुछ और होगा। कोई बहुत जल्दी समझ जाता है, किसी को समझने में टाइम लगता है, किसी को डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। किसी को डाउट्स होते ही नहीं, कोई एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अटेंटिवली सुनता है, कोई बिल्कुल नहीं सुनता। जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा वो नहीं सुनेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपकी क्लास में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। तो एक अच्छा टीचर कौन सा होता है, एक इफेक्टिव टीचिंग कब हो सकती है, जब आप उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करो। देखो, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस को कोप तो नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप सबको माइंड में रख के कुछ डिज़ाइन कर सकते हो और वो बेस्ट निकले कि हर एक बच्चा अटेंटिव हो जाएगा, हर कोई सुनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो काफ़ी एक्सेप्शनल केस है। बट आप क्या कर सकते हो, हर स्टूडेंट को कंसर्न, यानी कि उसके जो भी चीज़ें हैं उनको देखो, आप उनको माइंड में रख के ही आपको प्लानिंग करनी चाहिए। हर एक के इंडिविजुअल को समझना चाहिए। जैसे मान लो कि क्लास में 10 बच्चे हैं और उनमें से 2 बच्चे ऐसे जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उन्हें बहुत ईजिली समझ आ जाता है। तो आपका ऐसा नहीं है कि अगर आप टॉपिक समझा रहे तो अगर इन 2 ने हाँ भर दिया कि भाई हमें समझ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी क्लास को समझ आ रहा है। आपको पूरी क्लास को माइंड में रखते हुए क्या करना है, स्टूडेंट्स को समझाना है, उनको टीच करना है। बिकॉज आप पूरी क्लास को टीच कर रहे हो, ना कि सिर्फ इन 2 स्टूडेंट्स को। तो इन 2 स्टूडेंट को समझ आया वो इनफ नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं, बट कुछ को टाइम लगता है। तो आपको सबके अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ, कि जब भी आप टीचिंग कर रहे हो तो आप कोई एग्जांपल लो, वो आपके एक्चुअल लाइफ से रिलेट करने चाहिए, रियल लाइफ से रिलेट करने चाहिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली कनेक्ट कर पाएँ, उससे रिलेट कर पाएँ। और जिन चीज़ों से स्टूडेंट रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, वो उन्हें ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं और इफेक्टिव टीचिंग हो पाती है। प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, कि आपको क्या करना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल आप मैथ पढ़ा रहे हो तो आपको क्या, जैसे रिसर्च है या फिर और कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस है, इन सब चीज़ों से रिलेट करना चाहिए। एक सब्जेक्ट है तो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस बनाने की बजाय आप उन्हें दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी सब्जेक्ट्स आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी रिलेशंस होती हैं। स्पेशली जैसे मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। अगर आप OR लेते हो, ऑपरेशंस रिसर्च लेते हो, मैथमेटिक्स लेते हो, तो ये आपस में रिलेट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके किसी और तरीके, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इकोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो वो आपस में रिलेट करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट्स के बीच में को रिलेशन दिखाना चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स लेने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, सेकंड क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है जो आपकी स्टूडेंट की साइड है, कि अभी तक हम क्या कह रहे थे, इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। अब एक इफेक्टिव टीचिंग हो सके उसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका टीचर सारे एफर्ट्स डाल रहा है, वो PPT भी बना के लेके आ रहा है, आपके लिए वीडियोज़ भी लेके आ रहा है, बुक से भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, और आप एक्टिवली अटेंटिवली उन्हें सुन ही नहीं रहे। तो इससे क्या होगा, वो डिस्करेज होंगे। अगर आप फिर भी अपने फेस पे वही बोरिंग फेस बना के बैठे हो कि हमें नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है, तो जिसकी वजह से हमारे डिस्करेज होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं हमारे टीचर्स भी। तो एक प्रिंसिपल क्या है इफेक्टिव टीचिंग का, कि आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करना चाहिए। अगर टीचर कोई चीज़ लेके आ रहा है, कोई इनिशिएट ले रहा है, तो आपको भी उसमें पार्टिसिपेशन शो करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिव एनवायरनमेंट प्रॉपर कंट्रोल, कि आपका जो भी जिस भी एनवायरनमेंट में आप पढ़ा रहे हो उसमें आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे वहाँ पे एक्स्ट्रा कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए या फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड इंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि जो भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल आप साथ में यूज़ कर रहे हो, अगर आप PPTs का यूज़ कर रहे हो तो उन सबको इफेक्टिवली आपका अरेंज होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अगर आप बोर्ड पे पढ़ाने वाले हो तो बोर्ड क्लीन होना चाहिए, आपके पास चौक होना चाहिए। तो ये सब क्या है, आपका सारा मटेरियल आपके पास होना चाहिए। नाउ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, अब तक जो हमने डिस्कस किए वो क्या थे, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। नाउ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जर्नल प्रिंसिपल कहाँ से आए थे, एक्सपीरियंसेस से और रिसर्च से। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम जर्नल प्रिंसिपल्स, कि हमारे जर्नल प्रिंसिपल से डिफरेंट है। और ये कहाँ से आए, एक्सपीरियंस की बजाय एक्सपेरिमेंट से, यानी कि जिन्होंने अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट करके देखा। एक्सपीरियंस तो क्या था कि हमने शुरू के 10 दिन पढ़ाए तो हमें पता चला कि PPT से समझ नहीं आ रहा है या फिर बुक से समझ नहीं आ रहा है, आपको PPT या फिर वीडियोस का यूज़ करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो, कि शुरू के 5 दिन आपने पहले PPT से पढ़ा के देखा, फिर नेक्स्ट 5 डेज़ आपने क्या किया, बुक से पढ़ा के देखा, देन नेक्स्ट 5 डेज़ आपने क्या किया, बोर्ड पर पढ़ा के देखा, एंड नेक्स्ट 5 डेज़ आपने क्या किया, किसी वीडियो वगैरह को दिखा के पढ़ा के देखा। तो इसका मतलब क्या है, आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसके थ्रू आपने आइडेंटिफाई किया कि सबसे बेस्ट
तरीका कौन है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, उस वे से करना। सो इन चीज़ों से, एक्सपेरिमेंट से और रिसर्च से जो हमें प्रिंसिपल्स मिले हैं वो हमारे क्या हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है इफेक्टिव टीचिंग के? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि आपको स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए, उन्हें उनका इंटरेस्ट गेन करना चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उसे इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट गेन कर सको, तभी आपको क्या होगी, उनकी अटेंशन मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, कि आपको अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आपको एक बार उसे रिपीट करना चाहिए और उसकी एक्सरसाइज स्टूडेंट को देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने मैथ का क्वेश्चन समझाया है आपके टीचर ने, तो उन्हें एक बार उस प्रोसीजर को फिर से रिपीट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें 5 स्टेप्स हैं तो एक बार वो फिर से उन्हें ऊपर से रिपीट करें, वो होता है रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। देन आपको एक क्वेश्चन दे सॉल्व करने के लिए, सो दैट वो आपके माइंड में बैठ जाए, तभी एक इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। तो एक्सरसाइज का भी प्रिंसिपल होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको चेंज करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्टेगनेंटली एक ही चीज़ पे लगे हुए हो, बीच में आपको थोड़ा ऐसा हो जाना चाहिए, जैसे ब्रेक नहीं दे देते, रेस्ट देते हैं, ऐसे ही चेंज का मतलब क्या है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बीच में आपको उसके अलावा थोड़ी इधर उधर की भी बातें, इधर उधर की बातें जो अनरेलिवेंट बातें हो, ऐसी नहीं कि बहुत ही इररेलिवेंट है, कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, ऐसी रबिश बातें नहीं करनी है। बट आप क्या कर सकते हो, कोई उसी चीज़ से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया, कोई स्टोरी आपने शेयर कर दी, तो थोड़ा सा उनके मूड को चेंज करना चाहिए, उन्हें ब्रेक देना चाहिए एंड देन रिक्रिएट दोबारा से शुरू करना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इफेक्टिव टीचिंग तभी होगी जब आप फीडबैक लोगे, स्टूडेंट से पूछोगे कि एक्चुअल में उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। प्रिंसिपल ऑफ सिंपथी एंड कोऑपरेशन, सिंपथी एंड कोऑपरेशन का मतलब क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन आप पढ़ाने जाओ और हर दिन स्टूडेंट पढ़ना ही जाए। कभी कभी आपको उनकी भी मान लेनी चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ करा देनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन एकेडमिक्स में ही आगे बढ़े, कभी आप कोई मेंटल टीचिंग से रिलेटेड कोई भी आप ऐसी चीज़ें एक्टिविटी करा सकते हो, गेम करा सकते हो। तो आपको सिंपथाइज करना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उनको ये है कि भाई आज वो नहीं पढ़ना चाहते, शुरू से बहुत से लेक्चर्स लगे हुए हैं, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई अनदर एक्टिविटी करा सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू दी सेंस, कि आपको क्या करनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, तभी इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। जैसे ये जो कोर्सेज होते हैं, बीएड है, जेबीटीआई, क्यों किए जाते हैं, ताकि आप टीचर बनने से पहले आपको वो ट्रेंड हो जाओ, आपके अंदर वो स्किल्स आ जाएं जो एक अच्छे टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो ये भी वही प्रिंसिपल है कि आपको टीचिंग होनी चाहिए। अगर आपको टीचिंग करनी है तो आपके पास एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड स्किल होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग ग्रुप डायनामिक्स, कि आप एक ग्रुप को पढ़ाते हो बिकॉज स्टूडेंट एज अ ग्रुप है, नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, तो उस ग्रुप डायनामिक को समझना कि स्टूडेंट्स के अंदर भी स्मॉल ग्रुप बने होते हैं, जैसे 5 फ्रेंड्स का ये ग्रुप है, 4 का ये है, इनका क्या आपस में रिलेशंस है, आपस में क्या बिहेवियर है, किस तरीके से वो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो पूरी क्लास में जो ग्रुप है उसके डायनामिक्स को समझना कि उनका कैसा स्ट्रक्चर है, ग्रुप लीडर कौन है, उनके कैसे रिलेशंस हैं, उसके बेस पे आपको टीचिंग करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, कि आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ लर्निंग को एनकरेज करना चाहिए, कि स्टूडेंट्स खुद भी इनिशिएट दिखाएं, खुद भी अपने लेवल पे कुछ चीज़ें करें, उस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपने लेक्चर सुना और उतना ही काफ़ी होता है, आप वापस घर आके उसके बारे में कोई रिसर्च कर सकते हो, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अडॉप्ट करके देख सकते हो। सो सेल्फ लर्निंग को एनकरेज करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फोस्टर क्रिएटिविटी, कि न्यू एंड इनोवेटिव क्रिएटिव चीज़ों से पढ़ाना चाहिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा आप अटेंशन गेन कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन, कि सेल्फ एक्सप्रेशन को एनकरेज करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ मीन्स ये उसी जैसा है कि सेल्फ लर्निंग को एनकरेज करना, सेल्फ एक्सप्रेशन को एनकरेज करना, कि स्टूडेंट्स खुद चाहें कि उन्हें कुछ लर्न करना है, उनके अंदर वो मोटिवेशन जगाना, उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग लेके आना कि हाँ वो खुद चाहे कि उन्हें कुछ ना कुछ सीखना है। देन प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, कि अगर कहीं पे कमी रहती है, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे टीचर लैग कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी रेमेडी को यूज़ करना और उसे क्योर करना। नाउ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट काफ़ी सिंपल टॉपिक है कि क्लासरूम को मैनेज करते टाइम अगर आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए सो दैट आप इफेक्टिव टीचिंग कर सको। कैसे आप क्लासरूम को मैनेज कर सकते हो, तो पहला है इमीडिएट एक्शन, कि अगर कोई ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, या फिर आपस में कोई झगड़ रहा है, या फिर कोई ऐसे ही ऊपर नीचे बोल रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपको फिर स्टूडेंट्स और लाइटली ले लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, कि अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, अगर आपको कोई अच्छे से बात नहीं करता, आपको आपकी डिग्निटी को अफेक्ट करता है, आपकी रिस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, आपके साथ मिसबिहेवियर कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको उसी टाइम टीचिंग
छोड़नी चाहिए और उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज जो भी आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट एक्शंस है वो लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे इग्नोर किए जा रहे हो तो वो लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। चेंज सीट्स की जो स्टूडेंट ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनकी सीट को चेंज कर देना, जो आपस में बैठे और वो ज़्यादा बातें कर रहे हैं उनकी सीट को चेंज कर देना। काउंसलिंग आफ्टर क्लास, कि ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा या तो अटेंशन ही पे नहीं कर रहा था या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, तो क्लास के बाद उसे समझाना, उससे पूछना कि ऐसा आप क्यों करते हो। सो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो क्लासरूम के मैनेजमेंट के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ जाओगे ना क्लास में, तो आप क्लासरूम मैनेजमेंट आपस में अच्छी करने लग जाओगी, क्योंकि हर एक बच्चा एक नहीं होता, तो एक जैसा नहीं होता। तो अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट को अगर आप डांट मार के चुप करा रहे हो तो सभी स्टूडेंट डांट से चुप हो जाएंगे। ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर डांट का कोई असर ही ना हो, यानी कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना उन्हें डांटा जा रहा है, चाहे उनके पेरेंट्स को कॉल कर लो, तो उनको समझाने का तरीका अलग होगा। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऐसा हो सकता है कि कोई पेरेंट्स से डरता हो तो पेरेंट्स के बेस पे उसके ऊपर वर्क करे। ऐसा हो सकता है कोई सिंपल से कहने पे ही बैठ जाए और आराम से सुनने लग जाए जो हम उन्हें बता रहे हैं। कोई फाइन से डरता हो, फाइन लगाने के बाद रुके, कोई सीट चेंज करने के बाद रुके। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझोगे तभी आप क्लासरूम को मैनेज कर सकते हो। बी काम टू हैंडल द सिचुएशन, कि आपको बहुत ज़्यादा हेस्ट नहीं शो करना है। ऐसा नहीं है कि आप रेस्टलेस हो गए कि मेरे को किसी ने ऐसा कैसे बोल दिया, कोई डिसरिस्पेक्ट कैसे कर रहा है, नॉइज़ क्यों क्रिएट कर रहा है। आपको आराम से कामनेस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। टॉक टू पेरेंट्स, कि अगर कोई बच्चा मान ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली ये कर रहा है कि पिछली क्लास में भी किया था फिर से कर रहा है, तो आप उसके पेरेंट्स से टॉक कर सकते हो। देन कम फुली प्रिपेयर्ड इन द क्लास, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड आओगे, आपके माइंड में ऑलरेडी सेट है कि आपको किस तरीके से डील करना है, तो आप ऑब्वियसली क्लास को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। डोंट मैनिपुलेट द आंसर्स इफ़ यू एक्चुअली डोंट नो इट, कि आपको अपने आंसर्स को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है, हम टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं इसका आंसर ऐसे ही आएगा, बुक में शायद गलत दे रखा है। सो आपको कभी भी अपने आंसर्स को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता तो आप सिंपली बोल सकते हो कि आपको मैं बाद में बताता हूँ, मैं देख के बताती हूँ। ऐसा नहीं होता कि टीचर्स हैं, अगर वो टीचर है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सब कुछ आता है। ऐसा भी हो सकता है किसी पॉइंट पे उनको भी मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे वो भी गलती कर सकते हैं, वो भी ह्यूमन ही है। तो अगर आपको नहीं आता है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए बाद में। टीचिंग विद सेंस ऑफ ह्यूमर, कि आपको एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे बना के रखना चाहिए, कि आप बीच बीच में हंसी मजाक भी कर रहे हो, कोई ऐसा पॉइंट भी लेके आ रहे हो जिससे आप उनकी अटेंशन और इंटरेस्ट गेन कर पा रहे हो। बिकॉज एवरीवन लव्स टीचर विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। देन इट बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप, कि आपको अच्छी रिलेशनशिप रखनी चाहिए। एक क्लासरूम मैनेजमेंट कब हो सकती है, अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छी कॉर्डियल रिलेशनशिप है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इफेक्टिव क्लासरूम हो सकता है। देन एबिलिटी टू रिलैक्स पीपल एंड रिड्यूस टेंशन, कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को काम कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। अगर उन्हें किसी टेस्ट की, किसी भी चीज़ की टेंशन है, तो किस तरीके से उसे ओवरकम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्लासरूम को बेटर मैनेज कर सकते हो और इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.